नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें, बल्कि संभव हो सके तो आप हमारे वीडियोस को बड़ी मात्रा में सर्कुलेट करें, डिस्ट्रीब्यूट करें और शेयर करें, ताकि ईमानदार पत्रकारिता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे ऐसे समय में जबकि पत्रकारिता करना वाकई में एक मुश्किल काम होता जा रहा है। और अब आज की बातचीत हम शुरू करना चाहते हैं। दिल्ली के अंदर कड़ाके की सर्दी हो रही है, लोग ठिठुर रहे हैं, सड़कों पर निकलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है और सूर्य इस वक्त आसमान से गायब है। लेकिन दिल्ली के अंदर राजनीति का माहौल बेहद गरमाया हुआ है। और क्यों ना हो, विधानसभा के चुनाव हैं और विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस वक्त कमर तोड़ मेहनत करने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की कोशिश ये है कि आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल को किसी तरीके से चौथी बार मुख्यमंत्री बनने से रोका जा सके। ऐसे में आरोपों का, प्रत्यारोपों का दौर जबरदस्त तरीके से जारी है। जहां आम आदमी पार्टी के ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि दरअसल देखो, ये तो बड़े ईमानदार लोग थे, कट्टर ईमानदारी का दावा करते थे, 2 कमरे के फ्लैट में रहने की बात करते थे, लेकिन अब यही लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, शीश महल में रहते हैं, सरकार का 33 करोड़ रुपए खर्च करवाते हैं और उसके बाद ये दावा करते हैं कि ये आम आदमी है। उधर आम आदमी पार्टी का ये कहना ये है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दिल्ली के लोगों को धोखा दे रही है और वो एक के बाद एक तमाम फ्रीबीज की झड़ी लगा रही है। एक तरफ वो कहती है कि देखिए, जो दिल्ली में महिलाएं हैं उनको 2100 रुपए दिए जाएंगे अगर पार्टी जीत जाती है तो। अगर पार्टी जीतती है तो 60 साल से ज्यादा के उम्र के जो सीनियर सिटीजन हैं उनका मुफ्त इलाज होगा। और साथ ही साथ वो एक धार्मिक कार्ड भी खेलते हैं और वो कहते हैं कि जो पुजारी और ग्रंथी हैं उनको 18,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी उन पर तगड़े हमले करती है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इस बार चुनाव में होगा क्या? क्या 11 साल के बाद अरविंद केजरीवाल फिर मुख्यमंत्री बन पाएंगे? चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र सिंह सेवरान से, लेकिन उसके पहले दिल्ली का हाल आंकड़ों की जुबानी देख लेते हैं। स्क्रीन पर नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि दरअसल 2020 के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 8 सीट मिली थी, आम आदमी पार्टी को 62 और कांग्रेस को 0। बीजेपी को 38.51%, आम आदमी पार्टी को 53.4% और कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 4.26% वोट ही मिले थे। लोकसभा के चुनाव में जब 2024 में नजर डालते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 54.35% वोट लेकर 700 सीटों पर कब्जा जमा लेती है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में होने के बावजूद भी अपना खाता नहीं खोल पाते हैं। आम आदमी पार्टी को 24.17%, कांग्रेस को 18.91% वोट ही मिलते हैं। इसके साथ साथ अगर नजर डालें कि एमसीडी के चुनाव में क्या हुआ था, क्योंकि 2022 में एमसीडी के चुनाव हुए थे, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय तक एमसीडी पर कब्जा था। बीजेपी चुनाव हारती है, बीजेपी को 39.09% वोट मिलते हैं, आम आदमी पार्टी को 42.05% वोट मिलते हैं और कांग्रेस को 9.51% वोट मिलते हैं। इसके साथ साथ अगर दिल्ली का जो डेमोग्राफी है उस पर नजर डाल लें तो 81.68% हिंदू रहते हैं, 12.68% मुस्लिम रहते हैं, सिख 3.4% और ईसाई 0.99%। और दिल्ली में जो दलित तबके की जो आबादी है वो सिर्फ और सिर्फ 16.92% है और सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इनका बराबर की हिस्सेदारी है। तो रविंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। थैंक यू सर। तो मैं तो सीधे ही आपसे सवाल पूछ दूं कि गर्मी काफी है, आपको क्या लग रहा अभी? जी नमस्कार, थैंक यू सर, और आपको नए साल की शुभकामनाएं। पहली बार मुलाकात आपको भी। थैंक यू सब दर्शकों को। सर, दिल्ली का देखिए इलेक्शन बिल्कुल गर्म हो गया है, बिल्कुल सही बात है। और शुरुआत में यही कहूं कि ये गर्मी हम लोगों से ज्यादा इस बार चुनाव आयुक्त के लिए, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त साहब का ये आखिरी चुनाव है और फरवरी में इस चुनाव के खत्म होने के साथ ही मुझे लगता है वो भी विदाई उनकी हो जाएगी, अगर एक्सटेंशन सरकार ने ना दिया। बेहतरीन काम किया है सरकार के लिए, हो सकता है एक्सटेंशन मिल जाए। लेकिन ये चुनाव वाकई गर्म हो गया है सर। और देखिए, महिलाओं के मुद्दे पर गर्म हुआ है। महिलाओं को चाहे सम्मान के तौर पर उनका एम्पावरमेंट करने की बात हो या फिर महिलाओं के जो
उनको इंसल्ट करने की बात हो, उनका अपमान करने की बात हो, ये दोनों मुद्दों को लेके इस बार का चुनाव में गर्मागर्मी आ गई है। चुनाव की घोषणा होना भी बाकी है, लेकिन बावजूद उसके तीनों पॉलिटिकल पार्टीज ने अच्छा खासा साइजेबल एक नंबर जो है वो विधानसभा उम्मीदवारों का घोषित कर दिया है। आमतौर पर पॉलिटिकल पार्टीज वेट करती हैं कि चुनाव की तारीख आ जाए, उसके बाद घोषणा करें, लेकिन इलेक्शंस के अनाउंसमेंट से बहुत पहले तीनों पार्टीज ने घोषणा कर दी है, जिसमें आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा उम्मीदवारों को घोषित किया है और सबसे पहले भी किया है। तो और आम आदमी पार्टी क्योंकि डिफेंडिंग है, तो उनका लेकिन जमीन पर उनके वॉलंटियर्स जिस तरह से कार्यकर्ता काम करते हैं वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी भी इस बार इनरोड्स बना रही है, खासतौर पर उन इलाकों में जहां पर बीजेपी पहले कमजोर रही है। अब बीजेपी की दिक्कत यहाँ पर यह है कि सर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की, उनके पास बड़े चेहरे नहीं है। जितना केजरीवाल का चेहरा दिल्ली में है, उसके बराबर का चेहरा कोई दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के पास यहाँ पर है नहीं। शीला दीक्षित के बाद कांग्रेस पार्टी के जितने बड़े नेता थे, या तो वो नेता अब बीजेपी कांग्रेस में रहे नहीं है, या फिर हैं तो उनके पास कोई ताकत नहीं बची है। ठीक वैसी स्थिति है मदन लाल खुराना और साहब सिंह वर्मा, उसके बाद सुषमा स्वराज। अब सुषमा स्वराज के बाद से लेके आज तक कोई ऐसा नेता नहीं है जिसकी पैन दिल्ली प्रेजेंस हो। हालांकि सुषमा स्वराज भी अगर दिल्ली के हिसाब से बात करें तो कोई बड़ी नेता नहीं थी सर, उन्होंने बहुत ज्यादा यहाँ पर कोई असर डाल दिया हो ऐसा नहीं है। वो यहाँ से मुख्यमंत्री तो बनी, लेकिन वो चुनाव फिर विदिशा से जाके लोकसभा का उन्होंने जो लड़ा, विदिशा में गई हो और उस तरह से उनका ज्यादा पॉलिटिकल रहना यहाँ पर हुआ, लेकिन राजनीतिक तौर पर वो यहाँ सक्रिय ज्यादा नहीं रही दिल्ली के इलाके में। और आखिरी बार जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी, तब साहब सिंह वर्मा जो बड़े नेता थे जो मैं बात कर रहा था, और उनको जब बीजेपी ने यहाँ से हटा दिया था, तब एक जो बाहरी दिल्ली के इलाके का वर्ग है, जो वैसे तो किसान मानते नहीं दिल्ली में, सरकार तो मानती नहीं किसान, लेकिन वो किसान वर्ग से संबंधित थे। क्योंकि साहब सिंह वर्मा 25 साल पहले थे सर यहाँ पे मुख्यमंत्री, उस वक्त थोड़ा सा और ग्रामीण इलाका था, अब तो धीरे धीरे शहरीकरण बढ़ता चला जा रहा है। तो उस टाइम उनका अच्छा खासा दखल था। उनको जब हटा दिया गया तो उसके बाद से उनके पास अब कोई बड़ा नेता दिल्ली में है ही नहीं। मदन लाल खुराना का भी अच्छा प्रेजेंस था, लेकिन उसके बाद कोई नेता नहीं है। तो केजरीवाल इस बात का फायदा उठा रहे हैं, और केजरीवाल लगातार यही बात वो कह रहे हैं कि उनका दूल्हा कौन है। कांग्रेस का कोई दूल्हा नहीं है और बीजेपी का कोई दूल्हा नहीं है, और केजरीवाल अपना दूल्हा है, वो नहा धो के पगड़ी वगड़ी पहन के तैयार बैठे हैं, तो इसलिए उस पर कोई मसला नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं कमजोरी है, और इसके खिलाफ अगर प्रधानमंत्री का चेहरा उतारने की कोशिश बीजेपी ने 2 बार की, दोनों बार हारे, और हारे भी ऐसे हारे कि 3-3 सीट पे रुक गए। तो इतनी ज्यादा बड़ी हार प्रधानमंत्री मोदी की कहीं नहीं हुई है, और तीसरी बार भी बीजेपी क्या उनके सामने उन्हीं को चेहरा बना के और इतना बड़ा रिस्क लेगी हारने का, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मुकाबला रोचक हो गया है सर। इस बार आम आदमी पार्टी के लिए भी चुनाव उतना आसान नहीं है जितना कि पहले था, क्योंकि आपने जैसे ऐसा क्यों आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए इस हाँ बार आसान नहीं होगा? क्योंकि जो आपने पार्टी भी जैसे सर सर जो सॉरी जो प्लीज। जो, जो पार्टी 2015 में नरेंद्र मोदी की तमाम अपार लोकप्रियता के बावजूद भी 70 में 67 सीट जीत कर आती है। 2020 में जब नरेंद्र मोदी 303 सीट लेकर आते हैं, तब वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी 70 में से 62 सीट लेकर आती है, 54% वोट लेकर आती है। ऐसा तो जब भी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी तब भी उनको इतना प्रतिशत वोट नहीं मिला था। जब शीला दीक्षित ने 3 बार चुनाव जीता था तब भी उनको इतने प्रतिशत वोट नहीं मिला था। तो ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से लग रहा है कि इस बार आम आदमी पार्टी को दिक्कत आ सकती है, या वो संघर्ष करती हुई दिख रही है? एक तो सर जब सरकार पार्टी की बनी थी आम आदमी पार्टी की, तो उस टाइम पर जिस तरह का माहौल था, लोगों ने हाथों हाथ लिया था। एक बहुत बड़ा आंदोलन केजरीवाल ने चलाया, और वो पॉपुलर बहुत थे, आरटीआई से लेके और तमाम जो उनका लंबा सफर जो हम सब ने कवर किया पत्रकार के तौर पर, वो रहा। और उसमें वो एक कामयाब पॉलिटिशियन के तौर पर उभरे, बहुत पॉपुलर पॉलिटिशियन की तरह। और उन्होंने जिस तरीके से एक जनता के बीच में एक इमेज दिया था, कि एक सपना, एक तस्वुर उन्होंने पेश किया था कि दिल्ली को हम लोग इस तरह का एक मॉडल स्टेट बनाएंगे। देखिए वैसा तो कुछ बना नहीं है। उन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात की थी, वो वैसा तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ राजनीति जरूर की थी। अब बीजेपी ने धीरे-धीरे उनकी इमेज को इतना टार्निश कर दिया है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केजरीवाल के पास बहुत ज्यादा कुछ बोलने को रहा नहीं। वो बात अलग है कि केजरीवाल हो सकता है चुनाव जीत जाएं, लेकिन थोड़ा-सा तो डेंट उनकी इमेज में पड़ा है, एक बात। दूसरा सर, लंबे समय से 10 साल के मुख्यमंत्री हो गए, पार्टी लगातार सत्ता में है, तो उतना ज्यादा परिवर्तन लोगों की जिंदगी में तो कुछ आया नहीं है। वो एक एंटी इनकम्बेंसी हिंदुस्तान में हर जगह होता है, उसका सामना तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा केजरीवाल की पार्टी को भी। और फिर सारे लोग जेल चले गए, लगातार सुर्खियों में बने रहे, इनके जो बड़े नेता थे वो सब जेल चले गए, उसका असर तो पड़ा है। और उसके बाद सर बीजेपी भी
10 साल से लगातार यहाँ पर हार रही है। तो जिन इलाकों में कमजोरी थी बीजेपी उन कमजोरी को दूर करने की कोशिश कर रही है। और पूर्वांचली इलाका है, उन जो ज्यादा बड़ा वोट बैंक पूर्वांचली इलाके के लोगों का है, तो उन वोट बैंक में भी बीजेपी ने पिछले लंबे समय से कोशिश की है काम करने की। और देखिए इस बार बीजेपी कैसे अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा उठाने की कोशिश कर रही है कि इस बार आरएसएस के जो वर्कर्स हैं, आरएसएस के स्वयंसेवक, सर आप तो लंबे समय से कवर कर रहे हैं, आरएसएस के स्वयंसेवक हमेशा काम करते हैं, पहली बार तो है नहीं, लेकिन इस बार उनका नाम लेके पब्लिसाइज किया जा रहा है कि वो इतनी बैठकें करेंगे। इसके पहले तो कभी आरएसएस की जिक्र होता नहीं था। हमने हरियाणा में चुनाव में भी देखा, लेकिन हरियाणा में चुनाव खत्म होने के बाद ही इंफॉर्मेशन दी गई पत्रकारों को कि बीजेपी आरएसएस ने इतनी बैठकें करी। महाराष्ट्र चुनाव खत्म होने के बाद बताया गया कि इतनी 1000 बैठकें करी। लेकिन दिल्ली चुनाव के घोषणा होते ही ये जो शिगुफा छोड़ दिया गया कि आम आदमी पार्टी का मुकाबला करने के लिए अब आरएसएस के स्वयंसेवक उतर गए हैं और वो लाखों बैठकें करेंगे छोटी बड़ी। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिससे लगता है कि आम आदमी पार्टी का थोड़ा सा तो कमजोर हुआ है। लेकिन आम आदमी पार्टी का जो सबसे बड़ा वोटर है, बड़ा वोट बैंक है, जो दो तरह का वोट बैंक है। एक तो सर थोड़ा सा जो गरीब तबके का इलाके में रहने वाला है, झुग्गियों में रहने वाला है, या जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमजोर है, हम जैसे जो लोग पत्रकार हैं, उन उस तरह के लोग जिनको फ्री बिजली पानी मिलता है। ये फ्री बिजली पानी का सर इतना बड़ा केजरीवाल का काम है कि इसके सामने सब फीका पड़ जाता है। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उनको भी घर में, जैसे अधिकतर लोग तो वही हैं सर, क्लेरिकल पोस्ट पे हैं या टाइप 2 के मकान में, टाइप 3 के सरकारी मकान में रहते हैं। तो उनके लिए 200 यूनिट बिजली और पानी का जो खर्चा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो पैसा बच जा रहा है तो डायरेक्टली उनकी सेविंग है और वो सेविंग उनको बहुत ज्यादा लाभदायक है। ये दिल्ली में अच्छा खासा तबका है, खासतौर पर नई दिल्ली से लेके और ये समझिए मोती बाग और ये पूरा जो इलाका है, इसमें ये लोग हैं जो रहते हैं बड़ी तादाद में और उनके पास अच्छा खासा वोट है। और उन तमाम इलाकों में बीजेपी कमजोर है, कांग्रेस पार्टी स्ट्रांग है, सॉरी ये आम आदमी पार्टी स्ट्रांग है। लेकिन लोकसभा में उल्टा हो जाता है। लोकसभा में क्योंकि उनकी बिजली पे खतरा नहीं है, इसलिए वो लोग वोट डाल देते हैं मोदी को। लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट उनका जाता हुआ दिखता है, झुग्गियों का वोट उनको जाता हुआ दिखता है। और यही बड़ी तादाद है, बड़ी संख्या जो लोगों की है सर, यही है और यही फैसला कर रही है। और आज की तारीख में सर हालत ये है कि कोई भी दिल्ली में ना, दिल्ली का कोई भी ऐसा शहर इलाका नहीं है, कोई भी ऐसी बड़ी बस्ती नहीं है या कोई पॉश एरिया ऐसा नहीं है जिसके ठीक बाजू में एक बड़ी झुग्गी ना हो। और झुग्गी भी इतनी बड़ी झुग्गी है कि उसमें हजारों लोग रहते हैं। अब चाणक्यपुरी जैसा इलाका जिसमें कि पूरा डिप्लोमेटिक एनक्लेव है, उसमें एम्बेसीज हैं, हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं, उसमें भी आप देखेंगे सर तो ब्रिटिश स्कूल के पीछे में इतनी बड़ी झुग्गी है कि उसमें हजारों लोग रहते हैं। वो सारा वोट कहाँ पड़ रहा है? उनको सब फ्री बिजली मिल रही है, फ्री पानी मिल रहा है, उनका वोट कहाँ जा रहा है? वो उनका सारा वोट चला जा रहा है इसी नाम पे केजरीवाल के पास। इसके अलावा ये जो फ्री का महिलाओं को यात्रा का है, इसका भी बड़ा बेनिफिट मिला। तो केजरीवाल का कोई बहुत बड़ा विकास का मॉडल हो, उसको लोगों ने बाय नहीं किया, लेकिन ये फ्री वाला जो मामला है इसको छोड़ नहीं पा रहे। बट बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल जो महिलाओं का जो 2100 रुपए देने की बात की जा रही है, वो मध्य प्रदेश में काम किया, वो महाराष्ट्र के अंदर काम किया और इसलिए काम किया क्योंकि वहां की सरकारों ने चुनाव में वोट डालने के पहले तक उनके खातों में पैसे डाल दिए थे। यहाँ की जो स्थिति दिल्ली की, वहां आम आदमी पार्टी की सरकार उतने पैसे उनके खातों में नहीं डाल पा रही, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ एलजी का भी शासन है, तो वो बार बार इसको रोकने की कोशिश करते हैं। तो खातों में पैसे नहीं जाना, क्या उसके बावजूद ये महिलाएं इनकी तरफ आकृष्ट होंगी और इनको वोट देंगी? सर इसमें देखिए दो बात मैं जो समझ पाया हूँ। एक तो ये हम लोग थोड़ा सा ओवर सिंप्लीफाई, हालांकि अपनी आदत है पत्रकारों की, हर चीज को ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं कि उन्होंने 2100 रुपया डाला या 1000 रुपया डाला महाराष्ट्र में या फिर मध्य प्रदेश में तो जीत उसकी वजह से हासिल हो गई। फिर उसके बाद इलेक्शन के रिजल्ट के बाद हम लोग एनालिसिस करने में थोड़ा से घबरा जाते हैं कि यार वाकई में कहीं हमारा एनालिसिस गलत तो नहीं था और क्या ये सच हो गया। तो ये इतना जल्दी शायद हम लोगों को कंक्लूड नहीं करना चाहिए कि उन्होंने पैसा डाल दिया तो वो जीतने गए चुनाव। चुनाव में हो सकता है और कई चीजें भी रही हों और सारे चुनाव सही तरीके से हुए हों, हम लोग फिर ये भी कंक्लूड कर देते हैं कहीं ना कहीं। तो दोनों बातें हैं। हरियाणा में तो पैसा नहीं डाला था सर, लेकिन वहां भी जीत गए। वहां तो कोई पैसा नहीं दिया, आज तक नहीं दिया बीजेपी ने, लेकिन वहां भी चुनाव जीत गए। तो मेरा थोड़ा सा इस विषय पर आपसे अलग व्यू है। मेरा व्यू नहीं है ऐसा कि पैसे डालने से वो जीत गए। हाँ, पर उसका असर तो पड़ा होगा, कहीं ना कहीं माहौल तो बन जाता है थोड़ा सा। लेकिन देखिए सर, दिल्ली में केजरीवाल की मुझे लगता है यही खास बात है बीजेपी के खिलाफ काम करने की, कि वो अपनी छवि को या जिस तरह की बातें वो करते हैं, वो उन बातों में लोगों को कहीं ना कहीं बहला फुसलाने में कामयाब रहे हैं। चाहे वो इस्तीफा देकर चले गए हों, इस्तीफा देकर चले जाना एक बड़ी उनकी गलती थी, लेकिन उन्होंने किस तरीके से देखिए मैनेज किया।
बीजेपी के प्रोपेगेंडा के बावजूद भी उन्होंने मैनेज किया। उसके बाद 5 साल पहले उन्होंने पहली बार जब चुनाव लड़ा तब जमुना तभी साफ करने की बात कही थी, वो नहीं हुई तो उन्होंने कहा कि भैया गलती हो गई हमसे कई सारी, वो उसने उनको मैनेज कर लिया। उसके बाद उन्होंने यानी कि मैनेज कर लेते हैं वो किसी तरीके से, और ये शायद उनके भोलापन उनका लगता है कि लोग उन पे भरोसा तो कर लेते हैं। इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा आप केजरीवाल के खिलाफ करने के बावजूद भी बहुत बड़ा तबका ऐसा नहीं है सर जो आज भी केजरीवाल के खिलाफ खड़ा हो गया हो। ऐसा बहुत बड़ा तबका नहीं है। कहीं ना कहीं केजरीवाल के लिए लोगों के मन में सॉफ्ट कॉर्नर तो है, और वो ये बात लोगों के जहन में डालने में कामयाब जरूर रहे हैं कि उनके काम करने में अड़ंगा बीजेपी की सरकार लगाती है, एलजी के थ्रू वो लगाती है, और इस वजह से थोड़ा सा उनको एक सॉफ्ट कॉर्नर की तरह लोग देखते हैं, और इसका बहुत ज्यादा असर मेरे को तो लगता नहीं होगा। दूसरी बात, जहां सर ये जहां तक ये सम्मान की बात है या सम्मान राशि की बात है सर, ये तो देखिए फिलोसफी, ये तो मतलब मुझे लगता नहीं कोई सीरियसली को पार्टी कर रही है। इस तीनों ही पॉलिटिकल पार्टीज हैं सर, आप तो पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं, आपने तो देखा ही है। जब भारत के संविधान की सभा बैठी तब तो सर बात ये हुई थी कि महिलाओं ने तो आरक्षण को ठुकरा दिया था सर। उन्होंने तो इसीलिए ठुकरा दिया था ना, और ठुकरा नहीं दिया था, उन्होंने कहा था सर कि हम लोग आंदोलन करेंगे और टॉलरेट नहीं करेंगे अगर महिलाओं को इस संविधान में आरक्षण दिया गया तो, क्योंकि उनका भरोसा यही था कि ये जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये हम लोगों को इक्वल राइट्स देंगी। सर वो इक्वल राइट्स दे नहीं पाए। आज चाहे मोदी सरकार हो या केजरीवाल 200 2000 3000 रुपए देके उनको एक लॉलीपॉप जैसा देने की कोशिश करें, लेकिन इस बात पर कि जब प्रियंका गांधी की गाल की बात हो या हेमा मालिनी की गाल की बात हो, उस पर तो सर किसी की आवाज निकल नहीं रही है, उस पर तो कोई नहीं बोल रहा है। कांग्रेस वालों को बीजेपी दिखती है, बीजेपी को लालू यादव दिखता है, और आम आदमी पार्टी इन दोनों को घेर लेती है, लेकिन हकीकत में तो महिलाओं के लिए दोनों पार्टियां या तीनों पार्टीज ने कुछ खास किया नहीं है। बिल्कुल। दरअसल जो ये प्रियंका गांधी उनके गाल की बात कर रहे हैं, दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता है रमेश चंद्र धूड़ी। बताने की जरूरत नहीं, बड़े बदनाम नेता हैं आजकल तो। उनको लोकसभा का टिकट भी नहीं मिला था, और संसद के अंदर जिस तरीके से उन्होंने दानिश अली पर टिप्पणियां की थी, फप्तियां कसी थी, गालियां बक्की थी, अब उनको कालका जी से टिकट मिल गया है, जहां मुख्यमंत्री आतिशी सिंह चुनाव लड़ रही हैं। और पहले ही दिन उन्होंने जो है वो करिश्मा कर डाला। उन्होंने पहले कहा कि हम कालका जी की सड़कें जो है वो प्रियंका गांधी के गाल जैसा कर देंगे। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने आतिशी के खिलाफ भी कुछ उल्टी पुल्टी बातें उनके पिताजी को लेकर कर दी। तो उस वजह से वे थोड़ा विवादों में फंस गए हैं। तो जहां तक मैं रविंद्र जी की बात को समझ पाया कि जो ये महिलाओं के सम्मान की बात है, ये सब कागजों पर तो अच्छा लगता है, लेकिन वाकई में एक पुरुषवादी मानसिकता इस देश के अंदर काम करते हो। नेता तो पूरी तरीके से उनके ऊपर हावी रहता है। वो कितना सम्मान करते हैं ये भी धूड़ी के बयान से बिल्कुल स्पष्ट है। पार्टी ने अभी तक उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई भी नहीं की। मेरा एक बुनियादी सवाल इस बात को लेकर है, जो अरविंद केजरीवाल इतने फिनोमिनली पॉपुलर थे, लेकिन जब वो जेल से बाहर निकले लोकसभा चुनाव के दौरान, तो उनके प्रति किसी तरीके की सहानुभूति दिखाई नहीं पड़ी। तो क्या विधानसभा के चुनाव में जेल जाने का उनके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, या आपको लगेगा उनकी इमेज में वाकई में डेंट हुआ और भारतीय जनता पार्टी ये कम्युनिकेट करने में कामयाब हो गई कि ये वो लोग ईमानदार लोग नहीं है जो पहले हुआ करते थे या जो दावा करते थे? सर कोई डेंट पड़ेगा इस बात की मुझे ज्यादा संभावना लगती नहीं है, क्योंकि देखिए आम आदमी के जहन में ये बात तो है कि बीजेपी उनके साथ अति तो कर रही। बीजेपी जिस तरीके से काम करती है दिल्ली में, या ओपोजिशन लीडर्स के साथ जिस तरीके से ट्रीटमेंट करती है, वो तो सब लोगों के जहन में ये बात तो है ही कि बीजेपी का तरीका ठीक नहीं है और वो ज्यादती करते हैं। अब केजरीवाल कोई पहले शख्स तो है नहीं जिनको जेल भेजा गया हो। हमने देखा कि दिल्ली से लेकर और कन्याकुमारी तक सब लोगों को जेल भेजा गया, हर ओपोजिशन लीडर को जेल भेजा गया। तो उस लिहाज से कोई उनकी छवि में इस वजह से डेंट पड़ जाएगा, इस बात को तो संभावना मुझे लगती नहीं है सर, और ज्यादा लोगों को असर को इस बात का पड़ा होगा। इंपॉर्टेंट केजरीवाल नहीं है सर, इंपॉर्टेंट केजरीवाल की वो पॉलिसीज हैं जो जनता को सीधे उनको बेनिफिट दे रही हैं, कि वो उनको पैसा जो है वो दिया जा रहा है। बाकी डेवलपमेंट के नाम पे तो ना केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, ना बीजेपी लड़ना चाहती है। डेवलपमेंट का कोई जिक्र नहीं है सर, बेरोजगारी का कोई मसला कोई बात नहीं करना चाहता है, महंगाई पर कोई मसला किसी को बात करने की जरूरत नहीं है। केजरीवाल ने तो बढ़िया मॉडल बना लिया अपना, सवेरे 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और तमाम लोग उसके बाद सारा दिन उसके बारे में बात करते रहते हैं। लेकिन सब चाहते यही है कि मुद्दों पर चुनाव ना हो, मुद्दों से अलग चुनाव हो, क्योंकि मुद्दों पर अगर चुनाव होगा फिर तो केजरीवाल हार ही जाएंगे, लेकिन फ्री वाले मामले पर चुनाव होगा तो केजरीवाल की संभावना जीतने की है। लेकिन केजरीवाल की इमेज जेल जाने से कोई बहुत बड़ा डेंट पड़ा हो, इसकी कोशिश तो जरूर करी है सर, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उससे कोई वोट में बहुत अंतर था। क्या ये यही जो शीश महल वाला मसला था कि जिन्होंने अपने
जहां पे वो रहते थे उसको उन्होंने महल की तरीके से कर दिया। और तो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट भी आ गई जो कहती है कि 33 करोड़ रुपए उसमें खर्च कर दिए। और वो तो दिखता है, लिकर पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी जो दिखती नहीं है, लेकिन जब लोगों को लगेगा कि जो आदमी 2 कमरे के फ्लैट पर रहने की बात करता था, जो शीला दीक्षित के ऊपर ये हमला करता था कि देखिए इन्होंने तो अपने घर में 27 एसी लगा रखे हैं, अब वही आदमी एक महल में रह रहा है और 40-50 से ज्यादा वहां एसी लगे हुए हैं, लाखों के पर्दे लगे हुए हैं, तो इसका कुछ असर होगा? सर इसका असर फिर मुझे तो नहीं लगता सर इन बातों का असर होगा। अब कोई असर नहीं। सरकारी भवन है सर, वो सरकारी बिल्डिंग है। कल केजरीवाल की जगह कोई बीजेपी का लीडर चुनाव जीत के गया तो वहीं रहेगा। वो केजरीवाल अपने घर ले जाने वाले तो है नहीं, ये तो हमारा तर्क है। लेकिन जनता को सर इन मुद्दों से कोई फर्क पड़ता नहीं है। जनता को कोई असर पड़ने वाला नहीं है कि वो कितने लाख के घर में रहता है। जनता को ये कि हमारे घर में जो पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमारा बिजली बच रहा है कि नहीं बच रहा, ये मुझे लगता है हम जो पत्रकार हैं ना, अखबारों में लिखने वाले, उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। जनता इन मुद्दों के आधार पर तो चुनाव में वोट नहीं डालती कम से कम, ये तो हमने पिछले कई चुनाव में देख लिया। लेकिन ये है कि कुछ बोलना है, उनके डेंट इमेज को करना है, तो उसलिए कहते रहते हैं। अब देखिए ना, कांग्रेस पार्टी कितनी बार बोली कि मोदी ने कितने हजार करोड़ का जहाज ले लिया, तो फर्क पड़ा क्या सर उस बात से? मुझे बट लगता है रविंद्र ये एक सब बात ये बातें बताइए, अगर इन सब चीजों का असर नहीं पड़ रहा है तो फिर अरविंद केजरीवाल के कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि भाई हम पुजारियों को और ग्रंथियों को जो है 18,000 रुपए दे देंगे? यानी ये भी तो एक भारतीय जनता पार्टी की नकल पे, हम कहें तो हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदुओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो क्योंकि वो मुद्दा है सर, हर दिल्ली में ये यही दिक्कत है। अब बीजेपी की समस्या ये है कि उनको काश सावरकर के नाम पे कॉलेज खोलना पड़ रहा है। अब सावरकर का दिल्ली में कितना बड़ा योगदान है, मुझे लगता है बीजेपी के अलावा किसी को पता नहीं। तो सावरकर के नाम पे कॉलेज खोलना पड़ रहा है, तो अभी तो इन्होंने खाली पुजारियों को पैसा देने की बात कही है। पिछली बार तो वो हनुमान चालीसा ही पढ़ डाली थी, जब शाहीन बाग में हम शाहीन बाग गए नहीं थे वो। तो सर देखिए, बीजेपी को टारगेट करने, बीजेपी को कंट्रोल करने के लिए या उनको कॉम्बैट करने के लिए केजरीवाल के पास जो हथियार है वो यही है कि वो ज्यादा फ्लेक्सिबल है। उनकी जो पॉलिटिक्स है वो किसी भी तरीके से रिजिड नहीं है। वो मुसलमानों के पास भी चले जाएंगे, वो हिंदुओं की रामलीला में भी चले जाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाती, ये बीजेपी बड़ी आसानी, ये केजरीवाल बड़ी आसानी से कर लेते हैं। और इसलिए ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व की आपने बात सही कही है, जो व्यक्ति मौलानाओं की तो सैलरी दे नहीं पा रहे हैं, ये तो सबने उन्होंने आरोप लगाया, लेकिन नया शिगुफा छोड़ दिया कि जो पुजारी समाज है उन लोगों को दिया जाएगा, तो ग्रंथियों को पैसा दिया जाएगा। तो उन वोटर्स को किसी तरीके से अपने पक्ष में करने के लिए, अपने पाले में करने के लिए एक और कोशिश की गई है। और ये तो बात सही है कि जो इतने ज्यादा रिलीजियस लोग हैं उनमें एक बड़ा तबका तो बीजेपी का सपोर्टर हमेशा रहा है सर। और बीजेपी अब उनको अपने पास वापस कैसे लेके आएगी, ये बीजेपी के लिए चैलेंज है। और बीजेपी की तो पिच इस चुनाव में यही है कि वो किसी तरीके से हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़े। पिछली बार भी कोशिश की थी जब शाहीन बाग का मामला था, लेकिन पिछली बार चला नहीं था सर। इस बार चलेगा कि नहीं चलेगा, कोशिश पूरी की जा रही है। और इसी के लिए उन्होंने सावरकर का कॉलेज भी सावरकर के नाम पर बनवाया है। और बीजेपी की एक और बड़ी दिक्कत है, एक और बड़ी दिक्कत बीजेपी की जो है वो ये है कि यहाँ पर जाति नहीं चलती। दिल्ली की जो डेमोग्राफी बन गई है ना, उसमें जाति के मामले पर चुनाव लड़ नहीं सकते। अगर वो लड़ पाते तो किस तरीके से जातियों के आधार पर अपने कैंडिडेट खड़े कर देते। लेकिन दिल्ली का जो अर्बन पॉपुलेशन बन गई है, जो डेमोग्राफी है, उसमें एक कोई ऐसी डोमिनेटेड जाति किसी इलाके में नहीं है जो चुनाव जितवा पाए। तो एक और बीजेपी के लिए संकट है। दूसरा, बीजेपी के पास नेता नहीं है। तीसरा, बीजेपी का हिंदुत्व वाला कार्ड भी केजरीवाल छीन ले जा रहे हैं। तो अब बीजेपी के लिए कई तरह का संकट है। और कांग्रेस पार्टी तो सर अपना थोड़ा बहुत है कि वो एक आध इलाके में थोड़ी सी टक्कर देने की स्थिति में बन जाए तो बड़ी बात है। नहीं तो कांग्रेस का तो इस इलेक्शन में मुझे लगता है टेलीविजन के स्टूडियो से बाहर कोई आधार नहीं। टेलीविजन के स्टूडियो से बाहर कोई आधार नहीं। रविंद्र ने बिल्कुल सही एक तरीके से कहने की कोशिश की है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि इस चुनाव में मैं पहली बार देख रहा हूं जहां अरविंद केजरीवाल ये मुद्दा उठा रहे हैं और बड़े इशारों में उठा रहे हैं। उस तरीके से नहीं कह रहे, लेकिन इशारों में उठा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव को रिग कर देती है। उन्होंने कहा कि भाई देखिए 10 हजारों की संख्या में जो उनके समर्थक लोग हैं या जो उनको आम आदमी पार्टी को वोट देने वाले हैं, उनके वोटों को काट दिया जाता है। उनके अपने जो बीजेपी को वोट देने वाले लोग हैं उनकी संख्या में इजाफा कर दिया जाता है। ये शगुफा क्या है? क्या आम आदमी पार्टी इस बात से डरी हुई है कि हरियाणा की तरीके से, महाराष्ट्र की तरीके से, जहां हर आदमी ये तो कहेगा कि देखिए कांग्रेस पार्टी हरियाणा में जीत रही है, या महाराष्ट्र में लोग कहेंगे देखिए अघाड़ी तो आगे चल रही है, और उसके बाद जब नतीजे आएंगे तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एकदम जीत जाएगी, महाराष्ट्र के अंदर रिकॉर्ड तोड़ देगी? कहीं ये डर तो नहीं केजरीवाल को सता रहा है इस बार? ये बिल्कुल ये डर है सर, ये वाजिब डर है। और इसलिए हमने शुरुआत में कहा कि
जो अपने राजीव कुमार जी हैं, उनकी भी बड़ी परीक्षा आई है। इतनी मेहनत करने के बाद अगर दिल्ली ना जितवा पाए तो फिर उनके लिए तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, एक्सटेंशन मिलेगा नहीं, रिटायरमेंट नजदीक आ गई है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो मुद्दा, मुझे लगता है यही केजरीवाल की सबसे खास बात यही है साहब, कि वो इन मुद्दों को उठा लेते हैं, जनता की नजर में डालते हैं, जो मुद्दे कांग्रेस पार्टी नहीं उठा पाती है। ये एक इंपॉर्टेंट इशू है सर। देखिए, इलेक्शन जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहे हैं, ये तो आम आदमी कह रहा है बात। ये हर इंसान जो है देश का, हर इलाके में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है कि भाई इलेक्शंस के अंदर, और इलेक्शन का मतलब केवल ईवीएम की टेम्परिंग का इशू नहीं है। इलेक्शन का मतलब पूरा सिस्टम में कहीं ना कहीं करप्शन है, या पूरे सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं झोल है, और ये शक आम आदमी के जहन में पैदा हो गया। उसी शक को केजरीवाल जो है और मजबूती के साथ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात उन्होंने जो उठाई है सर, इसमें सारी बातें उन्होंने उठाई हैं, लोगों के नाम लेके आए, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो जवाब कोई आता ही नहीं है। तो ये तमाम जो इश्यूज हैं सर, ये इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, और ये कहीं ना कहीं जो एक लोगों के बीच में रिजेंटमेंट है, पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को लेके जो रिजेंटमेंट है, लोगों के मन में जो शक है, उस शक को ये बिल्कुल वाजिब है और ये मजबूत करता है। लोगों के मन में पहली बार ये हुआ है शक, ऐसा तो है नहीं। हरियाणा के इलेक्शन में भी ये बात आई थी निकल के, महाराष्ट्र के चुनाव में और ज्यादा मजबूती के साथ आई, और उन्हीं दोनों से एक्सपीरियंस लेते हुए केजरीवाल ने इस मुद्दे को इस बार चुनाव से पहले उठा दिया, ताकि कम से कम लोग कुछ और ज्यादा मजबूती के साथ अपनी बात वो जनता के बीच रख सकें, और लोग थोड़ा से और उनका जो, उनकी तरफ जो सॉफ्ट कॉर्नर है, वो लोग ये भी मान ले कि भाई केजरीवाल को भी चुनाव में गलत वोटिंग से या फर्जी वोटिंग की वजह से हार सकते हैं। आज आया है सर, देखिए ना, 3 लाख वोट बढ़ गए। आज जो फाइनल इलेक्टोरल आई है रोल, उसमें 3 लाख वोट बढ़े हैं। अब मैंने डिटेल नहीं देखा, मुझे लगता है लोकसभा से अभी तक बढ़े हैं 3 लाख वोट, या उसके पहले से बढ़े हैं। लेकिन अगर लोकसभा से ही हुए होंगे। हाँ। अब सर लोकसभा से लेकर अभी तक 3 लाख वोट बढ़े हैं, तो है तो काफी बड़ी तादाद। इतना नहीं, जल्दी बट वोट रविंद्र, कैसे? आप महाराष्ट्र के अंदर जो कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि लोकसभा से विधानसभा चुनाव के दौरान करीब 45 लाख वोट बढ़ गए, और इलेक्शन कमीशन ने भी यह माना कि 45 लाख तो नहीं, लेकिन कम से कम 29 लाख तो वोट बढ़े ही बढ़े हैं। अब ये कहां से सर बढ़ जाते हैं? कहानी है। यही बस, यहीं से तो हमने शुरू की थी सर बात। मैं वही कह रहा हूँ, हम लोग जब लाडकी बहना की बात आ जाएगी तो इन मुद्दों को भूल जाएंगे सर। लेकिन ये नहीं भूलने के सर, ये इश्यूज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। केवल लाडकी बहना तो मीडिया को फीड कर दिया जाता है, एक व्हाट्सएप का मैसेज आता है, आपको खूब पता है सर कहां से आता है। उस मैसेज में ये लिखा रहता है कि ये खबर चलानी है, और सब लोग खबर चला देते हैं। हम जैसे लोग जो, जिनकी संख्या कम है, वो उसी दबाव में आ जाते हैं कि भाई सब कह रहे हैं तो हम भी कह देते हैं। लेकिन ये बात सही है, ये 28 लाख 29 लाख वोट बढ़ जाना, 3 लाख वोट बढ़ जाना सर, रातों रात कहां से बढ़ गई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और यही केजरीवाल उठा रहे हैं कि लोगों के मन में ये सवाल लगातार बना रहे, और अपने अपने वोट को कम से कम लोग सिक्योर कर लें कि उनका वोट। और ये 3 लाख तो बढ़े हुए बता रहे हैं सर, कटे हैं वो उनका तो अंदाजा ही नहीं है। कटे भी तो बहुत सारे हैं सर, और वो किनके कटते हैं? हमने तो लोग इस उपचुनाव में तो देख ही लिया था, खासतौर पर जो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हुए थे, उनमें तो वोट तक नहीं डालने दिया गया। तो वोटिंग का सिस्टम जो है, इलेक्टोरल प्रोसेस में रिगिंग होती है। ये रिगिंग को बार बार जनता के जहन में बिठाने की कोशिश केजरीवाल कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये एक इंपॉर्टेंट मूव केजरीवाल के लिए तो है ही है, लेकिन हिंदुस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करने की दिशा में भी इंपॉर्टेंट है। ये काम मुझे लगता है कांग्रेस को भी करना चाहिए सर। बिल्कुल। रविंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल सही कहा कि 2025 का जो विधानसभा दिल्ली का चुनाव है, वो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी की कड़ी परीक्षा है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर, नमस्कार।